हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएस इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एरर स्पॉटिंग सीरीज का सेट नंबर 10। इससे पहले हम 9 सेट सॉल्व कर चुके हैं और ये इस सीरीज का सेट नंबर 10 है। और इसके बाद हम जो बाकी सीरीज है जैसे क्लोज टेस्ट या सिंगल फिलर, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। प्लस मैं आपके लिए एडिटोरियल का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी टाइम टू टाइम लेकर आता रहूँगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस की तरफ। इंस्ट्रक्शंस वही सेम है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फाइंड इफ एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस 1, 2, 3 और 4 कंटेन्स एरर। आपको इन चार पार्ट में कोई एरर ढूंढना है। अगर इन चार पार्ट में कोई एरर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा? ई पार्ट होगा, नो एरर। तो आप अपनी नोटबुक रेडी रखिए। आपको मैं 15 सेकेंड दूंगा और अगर वो ना भी दूं तो आप 15 सेकेंड 20 सेकेंड पॉज करके इस वीडियो को यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें 15 से 20 सेकेंड से ज़्यादा एरर पे नहीं लगाने। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। द पुलिस टैक्टफुली हैंडल्ड। ठीक है, आप इसे पॉज करके सॉल्व कीजिए, मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। द पुलिस टैक्टफुली हैंडल्ड द फार्मर्स एजिटेशन फॉर हायर प्राइसेस विच इज क्रिएटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन द डिस्ट्रिक्ट एवरी ईयर। तो इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। टैक्टफुली का मतलब होता है चतुराई से, कि पुलिस ने बड़ी चतुराई से फार्मर्स का जो एजिटेशन है या विरोध था हायर प्राइसेस के लिए, यानी इनकी जो डिमांड थी वो उन्होंने बहुत ही चतुराई से हैंडल किया। विच इज क्रिएटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन द डिस्ट्रिक्ट एवरी ईयर, जिसकी वजह से हर साल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रिक्ट में यानी जिले में। तो हम इसको स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो मान के चलो इस इन में एरर है या एवरी ईयर में एरर है, तो आप डायरेक्ट तो नहीं पहुंच सकते, आपको स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई एरर है या नहीं है। तो द में यहाँ पे कोई एरर नहीं है, द पुलिस। तो हमारा पुलिस यहाँ पे क्या काम करेगा? रियल सब्जेक्ट का। उसके बाद टैक्टफुली, टैक्टफुली एडवर्ब है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चतुराई से। पुलिस ने हैंडल किया, यानी वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और ये पास्ट में सेंटेंस कहा गया है कि इन्होंने चतुराई से हैंडल किया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। हैंडल्ड जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब को किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो एजिटेशन होगा, यानी ये हो जाएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट। और ये फार्मर्स का एजिटेशन है। देखो ये जो वर्ड है फार्मर, ये है सिंगुलर। अगर यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, इसका मतलब ये एक का आगे क्वेश्चन आएगा क्या? तो अब ये बहुत सारे फार्मर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया फार्मर्स। और अगर कोई ऐसा वर्ड जो प्लूरल हो और जिसके लास्ट में एस आता हो, अगर उसका आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो यानी का बनाना है, फार्मर्स का एजिटेशन, तो हम क्या लगाएंगे? सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो इस हिसाब से इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा फार्मर्स हैं। तो और इस अपोस्ट्रोफी एस को क्या जरूरत है? नाउन की। तो ये एजिटेशन यहाँ पे इसका नाउन हो जाएगा और ये अपने आप में वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये यहाँ तक कोई एरर नहीं है। उसके बाद फॉर हायर प्राइसेस, फॉर प्रेपोजिशन और प्राइसेस क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और हमें पता है हायर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, तो हायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच, अब ये विच किसके लिए लगा है? विच लगा है ये क्या बोलते हैं, प्राइसेस के लिए नहीं लगा, पहली कंडीशन, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है लास्ट वाले वर्ड के लिए लगता है। लेकिन ये प्राइसेस की वजह से हर साल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होती, हर साल प्रॉब्लम होती है इस एजिटेशन की वजह से। तो उस हिसाब से ये जो विच लगा है ये किसके लिए लगा है? एजिटेशन के लिए। और उसके हिसाब से इस सही है, विच इज क्रिएटेड। तो अगर हम इसको पैसिव के हिसाब से देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं हम आगे देखते हैं आगे सेंटेंस में क्या एरर है। हो सकता है इसमें भी एरर हो। क्रिएटेड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के हमें चाहिए ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट इसका प्रॉब्लम होगा, यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और लो एंड ऑर्डर, लो एंड ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो लो एंड ऑर्डर ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये कंजंक्शन है। और रियल सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? रियल, सॉरी, ये जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये हो जाएगा प्रॉब्लम। इन द डिस्ट्रिक्ट, इनके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एवरी ईयर,
यानी ये काम क्या होता है, हर साल होता है। अब यहाँ पे आपको रूल लगाना है कि यहाँ पे दे रखा है एवरी ईयर, कि अगर कोई काम हर दिन होता है, हर हफ्ते होता है, हर महीने होता है, या हर साल होता है, या बार बार होता है, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की कौन सी इस्तेमाल होती है, फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे दे रखा है विच इज क्रिएटेड, विच इज क्रिएटेड यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा विच क्रिएट्स, यानी जो हर साल लो एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या करता है, एजिटेशन की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम क्या लिखेंगे, इस क्रिएटेड, यानी ये पूरा इस क्रिएटेड की जगह क्या आ जाएगा, क्रिएट्स। यानी ए पार्ट में कोई एरर नहीं है, बी पार्ट में भी कोई एरर नहीं है, एरर हमारे कौन से पार्ट में है, सी पार्ट में। यानी यहाँ पे इस क्रिएटेड की जगह क्या आएगा, इस क्रिएटेड की जगह आएगा क्रिएट्स। तो इस टाइप से हमने देखा कि यहाँ पे हम इसको पहले तो हमने सही माना था, लेकिन यहाँ एवरी ईयर आने की वजह से यहाँ पे इस क्रिएटेड को हटाना पड़ा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब हम वर्ड टू वर्ड करते हैं तो हमें एक एक वर्ड का पता होता है कि यहाँ पे क्यों आया, और इसी वजह से हम पर्टिकुलर, अगर इसमें 2 एरर भी होते, 3 होते, या हमें सिर्फ 4 ऑप्शन दिए होते जिसमें से सिर्फ एक एररलेस वर्ड हो, सेंटेंस होता, तो उसको भी आप इसी वर्ड टू वर्ड टेक्निक से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट, यानी इस क्रिएटेड की जगह पे क्या आएगा, क्रिएट्स आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यंग इंडियंस, देखो यंग इंडियंस की बात की गई है, तो यंग यहाँ पे किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का, और इंडियंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन, यानी कि ये रियल सब्जेक्ट है। देखो परसुइंग क्या है, अब यहाँ पे परसुइंग जो है ये काम करेगा जीरंड का, यानी कि देखो इसका जो इंडियंस का जो रियल सब्जेक्ट वर्ब है वो क्या है, आर, और परसुइंग ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि जो ये काम कर रहे हैं। जैसे हम इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे अगर हम यहां पे लिखें 2 बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दे तो ये सेंटेंस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट या वर प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि हमें यहाँ पे फिर वर्ब लगाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं लिखूं यहाँ पे कोमा करके 2 बॉयज प्लेइंग क्रिकेट वर किडनैप्ड, यहाँ पे क्या मतलब होगा, 2 बच्चे क्रिकेट खेलते हुए किडनैप किए गए, यानी ये क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये किन किन जो डिटेल्स हैं, ये इस बॉयज की डिटेल है, तो हमें यहाँ पे ये प्लेइंग क्रिकेट, तो सेम वे में यहाँ पे परसुइंग डिफरेंट गोल्स, तो ये सेम वे में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो परसुइंग यहाँ पे सही है, परसुइंग हो जाएगा और वर्ब हो जाएगा एक हिसाब से। और उसके बाद इसको किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे गोल्स क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये डिफरेंट क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का। इन वेरिड फील्ड, तो इन प्रेपोजिशन, इन वेरिड एरिनास, यानी इनके बाद एरिनास क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और वेरिड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। वेरिड मतलब डिफरेंट। आर थिंकिंग डिफरेंटली, तो ये आर किसके लिए लगा है, ये आर लगा है इंडियंस के लिए। आर थिंकिंग, तो आर के बाद थिंकिंग क्या हो जाएगा, आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, अलग से सोच रहे हैं। आर थिंकिंग डिफरेंटली, तो कैसे सोच रहे हैं, डिफरेंटली, तो डिफरेंटली क्या काम करेगा, डिफरेंटली काम करेगा एडवर्ब का, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको मैंने एक रूल करवाया था, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म मतलब जैसे हमने लिखा टू प्ले, राइट एंड स्लीप, तो ये तीनों क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तीनों क्या है, पैरेललिज्म वाला रूल है। अब ये जरूरी नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे अप्लाई हो ये सेकंड पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी हो सकता है, और आईएनजी पे हो सकता है। तो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एक तो हो गया थिंकिंग, दूसरा होगा क्रिएटिंग। तो क्रिएटिंग अपने आप में क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो क्या क्रिएट कर रहे हैं, न्यू बिजनेस मॉडल्स, यानी क्रिएटिंग के बाद मॉडल्स क्या हो जाएगा, इस वर्ब, यानी क्रिएटिंग का ये वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा नाउन, लेकिन काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का, और न्यू क्या काम करेगा, एडजेक्टिव। उसके बाद एंड इन्फ्लुएंस आवर लाइफ, देखो
यहाँ पे सेंटेंस हमारा ऐसा है, यंग इंडियंस आर थिंकिंग डिफरेंटली, are creating new business model and influencing our life and times more comprehensively। तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, पैरेललिज्म, यानी कि इन्फ्लुएंस की जगह क्या आना चाहिए, सी में आना चाहिए इन्फ्लुएंसिंग, यहाँ पे आना चाहिए इन्फ्लुएंसिंग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं इन्फ्लुएंसिंग क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब को किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे लाइफ और टाइम्स ये दोनों ऑब्जेक्ट हो जाएंगे और ऑब्जेक्ट आवर हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। मोर कॉम्प्रिहेंसिवली, अब देखो कॉम्प्रिहेंसिवली क्या हो गया, एडवर्ब। ये एडवर्ब किसका है, ये इन्फ्लुएंस का है। डिफरेंटली किसका था, थिंकिंग का। और क्रिएटिंग के लिए कोई एडवर्ब नहीं लगा था। अब एक चीज आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिवली, कॉम्प्रिहेंसिवली, तो कॉम्प्रिहेंसिवली क्या है, एडवर्ब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब यहाँ पे लिखा है मोर, तो जैसे हम लिखते हैं मोर ब्यूटीफुल, तो देखो ये कॉम्प्रिहेंसिवली जो है ये एडवर्ब है, और एडवर्ब को कौन मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब को एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं कर सकता, एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे जो मोर काम करेगा ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का। जैसे हम लिखते हैं मोर ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को दूसरा एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पे भी मोर किसका काम करता है, एडवर्ब का। किस केस में एडवर्ब ये एडजेक्टिव का काम करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मोर स्टूडेंट्स, मोर स्टूडेंट्स, हमें पता है स्टूडेंट्स नाउन है और नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव। इस केस में ये मोर एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स के बाद अगर जगह होता मोर डिलीशियस, तो यहाँ पे डिलीशियस हमें पता है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करता, फिर ये एडजेक्टिव नहीं माना जाता, इसको क्या हम मानते एडवर्ब। तो इस टाइप से आपको ये रूल्स याद रखने हैं। अगर कोई रूल में ज्यादा स्पीड में बोल गया हूं तो आप वीडियो को रिप्ले करके दोबारा से नोट कर सकते हैं। देन हो गया कंपैरिजन, देन एनी टाइम इन आवर हिस्ट्री, एट, एट हो गया प्रेपोजिशन, एनी टाइम क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इन प्रेपोजिशन, और हिस्ट्री क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और आवर हमने पहले भी डिस्कस किया था, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इस टाइप से हमने देखा कि हमें बहुत सारे रूल्स हमारे जो है वो रिवाइज हो जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा इन्फ्लुएंस की जगह पर क्या आएगा, इन्फ्लुएंसिंग आएगा, इन्फ्लुएंस की जगह पे आएगा इन्फ्लुएंसिंग। तो इस टाइप से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि, तो ये पैसिव में लिखा गया है, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म, दैट। अब ये दैट यहाँ पे काम करेगा कंजंक्शन का, की। वंस पास्ट कर्मा, यानी एक व्यक्ति का पास्ट कर्मा, यानी अब देखो वन है यहाँ पे, ये किसका काम करेगा, वन काम करेगा नाउन का, उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा, जिसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा हो वो क्या नहीं बनेगा, वो रियल सब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो हमारा रियल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कर्मा। तो वंस के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक व्यक्ति की नहीं, ये सभी पे लागू होने वाली बात है। इस रिस्पॉन्सिबल, यानी ये इस किसके लिए आया, ये आया कर्मा के लिए। इस रिस्पॉन्सिबल ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, यानी इसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है, बट उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए। फॉर द सिचुएशन, फॉर प्रेपोजिशन, फॉर के बाद सिचुएशन क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इन द वंस पास्ट कर्मा is responsible for the situation in the present birth, in preposition present birth क्या हो जाएगा, birth prepositional object, यानी ये noun हो जाएगा, और present काम करेगा adjective का। and the way he lives here, और जिस तरीके से वो यहाँ रहता है। देखो अब यहाँ पे एक रूल और आपको याद रखना है कि अगर हम वन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं तो उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे इससे रिलेटेड वो वन से ही हो, जैसे वन सेल्फ हो गया, इस टाइप से हमें इस्तेमाल करना है, या वन इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे वन सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इससे कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे सॉरी ही की जगह, हम ही की जगह क्या करेंगे, यहाँ पे वन का इस्तेमाल करेंगे। दी वे वन लिव्स हेयर, यानी इस वन का कनेक्शन भी इस वही से है, तो यहाँ पे ही ना आके क्या आएगा, वन आ जाएगा। लिव्स हेयर, तो ये किसकी बात करें, प्रेजेंट सिंपल है, हेयर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस।
तो इस टाइप से हमने देखा, ये रूल हमें याद रखना है। और इस पे आप लिख सकते हो, अगर एक बार वन का इस्तेमाल सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट के तौर पे हो तो इसके रिलेटेड प्रोनाउन ही आप यूज करोगे, जैसे कि वन सेल। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी हमें ही की जगह क्या रखना है? वन रखना है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनफैक्ट, इनफैक्ट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट डायरेक्ट है, कहीं पे भी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द ह्यूमन सिविलाइजेशन इज, द ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये हमारा होगा रियल सब्जेक्ट। इस किसके लिए लगा? सिविलाइजेशन के लिए। ह्यूमन नाउन है लेकिन काम करेगा एडजेक्टिव का। इज द हिस्ट्री, ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या है? द हिस्ट्री, ये इतिहास है किसका? ऑफ मैन्स ग्रोथ कंट्रोल ओवर द सोर्स ऑफ एनर्जी। ओवर द सोर्सेस क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और ऑफ के बाद एनर्जी क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसमें तो कोई एरर नहीं है। अब एरर जो है वो इस पार्ट में, वो क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है ऑफ मैन्स ग्रोथ कंट्रोल, ग्रोथ कंट्रोल। तो देखो, या तो ग्रोथ अलग चीज है, ग्रोथ मतलब कोई चीज का बढ़ना, और कंट्रोल मतलब किसी चीज को हम कंट्रोल करें, तो ये दोनों अपोजिट चीजें हैं, या सिमिलर, हल्की फुल्की सिमिलर है बट थोड़ा सा अपोजिट है। तो या तो यहाँ पे होता मैन्स ग्रोथ एंड कंट्रोल, तो ये तो दे नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे? मैन्स, यहाँ ये भी अपोस्ट्रोफी एस आ गया, इसका मतलब हमें कोई ना कोई नाउन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ग्रोथ और कंट्रोल ये दोनों अपोजिट है, तो हम एंड से नहीं जोड़ सकते, बट से जोड़ेंगे, लेकिन ये भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। क्या हो रहा है? इंसान का जो सिविलाइजेशन यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ये हिस्ट्री किसकी है? कि ये जो एनर्जी के सोर्सेस है इसकी ग्रोथ और कंट्रोल की, या मैन की जो हिस्ट्री है वो इन सोर्सेस पर इंसान के बढ़ते हुए कंट्रोल की है। तो अगर हम इसको करें ग्रोथ की जगह ग्रोइंग कंट्रोल, तो ग्रोइंग कंट्रोल का मतलब क्या होगा? ग्रोइंग कंट्रोल का मतलब होगा बढ़ता हुआ नियंत्रण, बढ़ता हुआ नियंत्रण। यानी कहने का मतलब, जब से इंसान आए धरती पे तो वो रिसोर्सेस और एनर्जी को क्या कर रहा है? उस पर अपना कंट्रोल कर रहा है। तो ये उसी चीज की कहानी है या उसी चीज का इतिहास है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रोथ की जगह क्या आ जाएगा? ग्रोइंग, ग्रोइंग कंट्रोल, ग्रोइंग आएगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा बी पार्ट में, हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट में। यानी हमें ग्रोथ की जगह क्या रखना है? ग्रोइंग रखना है, ग्रोइंग रखना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप रेगुलर एडिटोरियल को वर्ड टू वर्ड पढ़ते हो तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन बीजिंग, इन बीजिंग रिसेंटली। तो इन, एक रूल है कि हम प्रेपोजिशन से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। इन बीजिंग प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रिसेंटली यानी हाल फिलहाल, तो ये एडवर्ब हो गया। स्मोक, ये रियल सब्जेक्ट, और ये पास्ट, रिसेंटली यानी पास्ट, कुछ समय पूर्व की बात कर रहे हैं, तो स्मोक हैड, तो ये क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, और बिकम क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो थिक, हैज बिकम थिक, तो थिक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, की भाई घनी हो गई है, और सो क्या काम करेगा? एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्यों है? क्योंकि थिक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के को कौन मॉडिफाई कर सकता है? एडवर्ब। अब देखो यहाँ पे थिक, थिक क्यों आया? जैसे मैंने लिखा he became strong, या he became angry, भाई वो ताकतवर हो गया, गुस्सा हो गया। तो हम स्ट्रांगली या एंग्रीली थोड़ी लिखते हैं, he became strongly। हाँ, इसके बाद अगर कुछ आएगा, he became strongly पावरफुल, तो पावरफुल एडजेक्टिव हो गया, उसको मॉडिफाई करने के लिए स्ट्रांगली आ सकता है। ही बिकेम स्ट्रांगली मोटिवेटेड, फिर वही कंडीशन फॉलो होगी। तो यहाँ पे बिकेम, यानी मैंने आपको बताया था इस एम आर के बाद कोई भी वर्ड आ सकता है, तो बिकेम वर्ब है, वर्ब के बाद भी कोई भी वर्ड आ सकता है। ही बिकेम पोलाइट, ही बिकेम वीक, ही बिकेम सो वीक, सो वीक। तो ये थिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट, अब ये दैट काम करेगा की, यानी कि कंजंक्शन का। अब नया सेंटेंस शुरू होगा, वर्चुअल सनराइज, तो वर्चुअल काम करेगा एडजेक्टिव का, और सनराइज काम करेगा रियल सब्जेक्ट का। वास किसके लिए लगा है? सनराइज के लिए। पासिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ऑन ह्यूज टीवी स्क्रीन, तो ऑन के बाद स्क्रीन क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये नाउन हो जाएगा, और ह्यूज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अक्रॉस प्रेपोजिशन है, यानी सारी सिटी में, अक्रॉस द सिटी, तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। तो हमने देखा कि वर्ड टू वर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको जब एक्सप्लेन करता हूँ तब टाइम लगता है, अगर आप इसको माइंड में वर्ड टू वर्ड सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, प्लस आपके जो रूल्स हैं वो आपको रिवाइज होते रहेंगे। आप कम से कम 10 to 15 लाइंस एडिटोरियल की इस टाइप से सॉल्व करें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं आपको ऐसा सॉल्व करके बताऊं, तो जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो हो, जैसे आज का वीडियो है, तो इसमें अगर आप चाहते हो कोई एडिटोरियल की पर्टिकुलर लाइन में आपको सॉल्व करके बताऊं, तो आप उसको उस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर्टिकुलर लाइन पे वर्ड टू वर्ड बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।